आपसे जानते हैं 2014 में आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2015 से इस बैंक ने अपने कामकाज की शुरुआत की, लेकिन 2018 में एक गेम चेंजिंग मोमेंट था इस बैंक के लिए जब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट दोनों का मर्जर हुआ और तब इसका नाम बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 30 लाख से ज्यादा रूरल कस्टमर हैं, 70 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं इसके और 550 जगहों से ज्यादा शाखाएं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और पिछले महीने काफी सुर्खियों में भी रहा जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के कारोबार की भी शुरुआत की। आइए मिलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यंग और डायनेमिक एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन से। वैद्यनाथन साहब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक कर चुके हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए कर चुके हैं, सिटी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बड़ी लंबी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है और 2008, 2009, 10, 2000 से 2010 के बीच में आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल बैंकिंग बिजनेस बड़ा मजबूती से उन्होंने संभाला है और तब से उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की और 2018 में जब ये मर्जर हुआ आईडीएफसी और फर्स्ट कैपिटल का, तब वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ बने। तो वैद्यनाथन साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। सर स्वागत है, शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। सबसे पहले सवाल आपके, चूंकि नतीजे आए, पहले मैं आपके नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़कर आई है, 1744 करोड़ रुपए की रही है और ये पहला आंकड़ा है जिस पर आपको फोकस करना है। और दूसरा है कि मुनाफा, जो नुकसान था 1640 करोड़ का, उसके सामने 130 करोड़ का मुनाफा आया है। नेट इंटरेस्ट में मार्जिन बहुत ही बेहतरीन बढ़कर आए, 4.25% से करीबन 4.65% यानी 4.5%। प्रोविजनिंग तेजी से घटी है, 2300 करोड़ से लगभग 600 करोड़ के आसपास। ये है कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आपने देखे। सर सबसे पहला सवाल यही लेना चाहता हूं, क्या वजह है कि प्रोविजनिंग में इतनी तेज कमी आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए? पिछले कुछ क्वार्टर्स में ऑलरेडी हमने काफी प्रोविजन किया है कोविड के लिए, इसीलिए हमें लगा कि इंक्रीमेंटल प्रोविजन की जरूरत इतनी नहीं है, जितना हमने लिया काफी सफिशिएंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है वो है एसेट क्वालिटी को लेकर, काफी स्टेबल एसेट क्वालिटी नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है और आगे के लिए एसेट क्वालिटी को लेकर आपका क्या आउटलुक है सर? एसेट क्वालिटी में ऐसा है कि जो हमारे डिक्लेयर्ड एनपीए हैं एट अ बैंक लेवल, डिक्लेयर्ड वो है 1.33% ग्रॉस एंड नेट एनपीए हमारा 0.33% है। लेकिन वी नो वेरी वेल एंड हमने कहा भी है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से स्टैंड स्टिल चल रहा है जहां पे हम एनपीए को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, उनका एनपीए हो नहीं रहा एज पर टेक्निकली। जो हमारे करेक्ट एनपीए होंगे वो, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना हो तो हमारे ग्रॉस एनपीए 4.18% होगा और हमारा नेट एनपीए जो है वो 2.04% होगा। ये बेसिकली हमारी जो लॉन्ग टर्म एनपीए कोविड के पहले रिटेल में 2.27% होता था, कोविड के टाइम में अभी विदाउट द बेनिफिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट इज 3.88%, यानी कि अबाउट 161.6% हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो कोविड के कारण बढ़ा है। बहुत ज्यादा नहीं, कंपेयर टू इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो काफी कम है कि इतना ज्यादा एनपीए है नहीं। तो क्या कलेक्शन आपका सर कुछ इंप्रूव हो रहा है कोविड पीरियड से लेकर अभी तक में? किस तरह के कलेक्शंस आ रहे हैं बैंक्स के, जो भी आपने एडवांसेस दिए हैं उस पर? एक्चुअली कलेक्शंस बहुत स्ट्रांगली रिकवर की है। ओके। जो हमने बताया कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो प्री कोविड हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनवरी फरवरी ऑफ 2020, उसके बाद कोविड हो गया, 7-8 महीने का जो कलेक्शन परसेंटेज है वो हम एक्चुअली एवरी मंथ आफ्टर जून इंप्रूव हो रहा है। प्री कोविड के हिसाब से अभी इट्स ऑलरेडी टच 98%। इसकी दो वजह हैं, एक तो इंडियन रिकवरी हैज बीन वेरी स्विफ्ट, वेरी शार्प, इवन एट अ ग्रास रूट लेवल कलेक्शन इज वेरी गुड। एंड हमारा ये मानना है कि जो हमारी जो ग्रॉस प्रोफॉर्मा एनपीए, जो मैंने आपको बताया, प्रोफॉर्मा एनपीए मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना होता तो क्या एनपीए होता, दैट 3.88%। वो हमें लगता है कि जिस तरह कलेक्शन रिकवरी आ रही है और हमारी प्रोविजन पॉलिसीज हैं, इन 3 क्वार्टर के अंदर वापस लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 2.2% वापस पहुंच जाएगा, विच इज वेरी गुड न्यूज इन माय ओपिनियन। सेकेंडली, जो हमारे नेट एनपीए हैं वो 2.35% है प्रोफॉर्मा बेसिस पे, विच इज अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना होते तो वो भी नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में
कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वापस वो 1.2 पे आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2-3 क्वार्टर में एनपीए रिटेल का बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। दैट एब्सोल्युटली। इज आवर अंडरस्टैंडिंग। और जो रिटेल की आपकी बुक भी बड़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, मैं देख रहा हूँ आंकड़ों में कि रिटेल बुक आपकी 24% ग्रोथ होकर आई है, हालांकि आपने होलसेल और इंफ्रा लोन्स में थोड़ी कमी की है। तो क्या बैंक का फोकस पूरा क्लियर कट रिटेल थोड़ी कमी नहीं, लोन पर? एक्चुअली होलसेल। ओके। तो सर क्या पूरा नो, बैंक का होलसेल और फोकस रिटेल, रिटेल ग्रोथ पर ज्यादा होलसेल है, और आगे आपको किस तरह की लोन ग्रोथ नजर आ रही है सर? ऐसा है कि जो हमारी जो स्पेशलिटी है हमारे बैंक की, जी। आई आई फील वो है कैसे हम छोटे छोटे उद्योगपति कारोबार, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग 20,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए अपने ब्रांचेस के आसपास दे सके, और वो भी वेरी लो एनपीए पे। इट्स ए वेरी यूनिक कैपेबिलिटी। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्लोज टू अभी मे बी 9 to 10 मिलियन कस्टमर्स होंगे, और हमारे एमएफआई बिजनेस अलोन में करीब 3 मिलियन कस्टमर्स हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1.6 लाख टॉयलेट के लोन्स दिए हैं, शौचालय के लोन। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। हमने वी हैव गिवन लैक्स ऑफ लोन्स टू कैटल, ओ। गोट्स, काउस। उनकी हम्म। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो वी आर ये हमारी यूनिक कैपेबिलिटी है। हम्म। और इसका तो इंडिया में अनलिमिटेड ग्रोथ है। आप देखते एब्सोल्युटली। रहिए 5 साल 10 साल देखते रहिए, तो ग्रो होता ही रहेगा। हम्म। तो क्योंकि इंडिया में सारे पैसे तो लार्ज कॉर्पोरेट्स को है। तो मेरे हिसाब है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में हमने जो गाइडेंस दिया है, 1 लाख करोड़ रिटेल का लोन बुक बनेगा, जी। वो हमें लगता है कि आराम से बनेगा, और हम्म। बल्कि उससे ज्यादा ही होगा। सर वैसे भी आजकल है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सब जगह छाया हुआ है, कहीं भी आप बाहर निकले जाएं तो होर्डिंग्स, बोर्ड्स, मॉल्स वगैरह सब जगह। आपने जब से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो जरा इसके बारे में बताएं सर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है शुरुआत में? बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। हमने एक्चुअली लॉन्च किया था फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जी। और बताया था कि न्यू टू बैंक कस्टमर्स को हम मार्च के बाद देंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी कस्टमर्स हैव अप्लाइड फॉर आवर लोन इन एडवांस। अभी तो हमने खोली भी नहीं है बुकिंग। मतलब इट इज रियली वेरी एनकरेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। आई थिंक द अमेजिंग थिंग फॉर आवर बैंक इज गुडविल। Public goodwill is too strong for our bank. I thank all customers, I thank society, I thank everybody. हमारी गुडविल बहुत स्ट्रांग है। और हमने जो कार्ड भी निकाला बहुत यूनिक है, क्योंकि 30 साल से इंडिया में, 50 नहीं 30 साल से इंडिया में क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं 35% से 40% पर एनम इंटरेस्ट पे। हमारी क्रेडिट कार्ड है बिटवीन 9% to 36%। और हालांकि 9% हम सभी को नहीं देंगे, बहुत कम कस्टमर्स को मिलेंगे, लेकिन एक हमने एक बैरियर तोड़ा है कि सभी को इतना हाई रेट नहीं देना चाहिए, अच्छे कस्टमर्स को अच्छे रेट देने चाहिए। अच्छा सर, आजकल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में एक हमेशा ये बात जोड़ी जाती है, जब भी आइडिया में कुछ अच्छी फंड रेजिंग के प्लान्स आते हैं और लगता है कि चलिए वोडाफोन आइडिया वापस ट्रैक पर आ रहा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप काफी कुछ प्रोविजनिंग कर चुके हैं। इसके बारे में अंदाजा दें, कितनी प्रोविजनिंग आप कर चुके हैं वोडाफोन आइडिया पर, और अगर वहां से पैसा आता है तो कितना आ सकता है, किस तरह की रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं? वोडाफोन में हमारा एक्सपोजर जो हमने डिस्क्लोज किया है 3,244 करोड़ है। ये मर्जर के पहले से ये तो एक लेजेसी लोन है। इसमें हमने ऑलरेडी 800 करोड़ का प्रोविजन अभी करके रखा हुआ है। अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट कंपनी के मैनेजमेंट से जब बात करते हैं, उनका एडवाइस है कि उनका जो फंड रेजिंग प्लान काफी ट्रैक पे है, और जनरल मार्केट कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हुआ है। हमें लगता है कि वो पैसा लगता तो है कि आना चाहिए, और 800 करोड़ का रिकवरी आएगा तो उतना हमारा प्रॉफिट में ऐड होगा। परफेक्ट। अच्छा सर, एक बात और आपसे बजट पे पूछना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए? और आप तो जिस स्पेस में हैं, एमएसएमई, और इतने छोटे छोटे लोन्स, एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि इतने छोटे लोन्स भी आप देते हैं। तो इस स्पेस में स्पेशली किस तरह की ग्रोथ बजट से आ सकती है? सिंस आपने कहा, मैं बता दूं कि हमारे इस कैटेगरी में हम लोग 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, मिलियंस ऑफ लोन देते हैं। एंड एब्सोल्युटली। एंड इसमें हमारी खास कैपेबिलिटी है जी। टू बी एबल टू गिव लोन्स टू इवन टू कस्टमर्स जो छोटे हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। क्योंकि हम लोगों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देके पैसा देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न देके नहीं। और बैंक स्टेटमेंट में देखा जाए तो उसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है। हम्म। तो वो तो बात रही रिगार्डिंग बजट। मैं तो बहुत खुश हूं बजट से, बिकॉज एक पहली बार 50 साल में किसी ने बोल्डली बोल्डली ये बात कही कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही, मतलब छुपा के बाय स्टेल्थ रिफॉर्म करना। आई थिंक एक
लेट मी से कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। आपने एग्री रिफॉर्म लॉस पास किए, अभी आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात हमारे देश में बहुत बड़ी बात है। एंड देयरफॉर आई फील कि एक पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई है देश में बोल्डली बजट प्रिपरेशन में। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मैं मतलब ये हल्का फुल्का सवाल है, आप इसे लाइटली लीजिएगा, मेरी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। ये पिछले साल से हम देख रहे हैं आपका स्टॉक 20 रुपए से डबल होकर डबल से ज्यादा हो गया। हमने भी कई बार बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, लगभग 22, 24, 25 रुपए से हम भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी एफआई है मॉर्गन स्टैनली, वो कई बार आपके स्टॉक पर लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स भी दिए। उन्होंने 20 रुपए था तो 15 रुपए का टारगेट दिया। अभी भी थोड़े वक्त पहले भी दिसंबर में भी एक रिपोर्ट आई, तब भी 40 रुपए है तो 20 रुपए का टारगेट। दिक्कत क्या है? क्या आप मॉर्गन स्टैनली को समझा नहीं पा रहे या मॉर्गन स्टैनली समझ नहीं पा रहे सर? देखिए, यू आर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा स्टॉक 40 का था, उन्होंने कहा 20 का होगा। जब कोविड आया तो उन्होंने कहा 10 रुपए का होगा। जी अभी 40, तो अभी वो 20 का उनका टारगेट है। मेरे हिसाब से मॉर्गन स्टैनली, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें कुछ गलतियां भी हैं। उनका जो लॉजिक है, उन्होंने जो हमारे स्ट्रेस्ड अकाउंट्स का एक्सपोजर बताया, थोड़े परसेंटेज बताए, गलत भी बताए हैं। होपफुली उनके दे विल रिपेयर इट। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे हिसाब से मॉर्गन स्टैनली विल, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट दैट that they are not able to understand the business model. They are mathematical कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी है, आपकी इतनी प्राइस होनी चाहिए। हमारी बैंक सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात नहीं है, इट इज अबाउट व्हाट वी आर बिल्डिंग क्वाइट अमेजिंग। इसका द ट्रू पिक्चर ऑफ अ बैंक 2-3 साल में उभर के आएगा, तब मेरा मानना है कि दे विल देमसेल्व्स चेंज देयर ओपिनियन अबाउट अ बैंक। दैट इज माय बिलीफ। एब्सोल्युटली, जो काम आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आने के बाद किया है ना सर, वो काबिले तारीफ है और वो एक लेसन है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा इस तरह के बड़े मर्जर्स होने के बाद बहुत सारे बैंक सक्सेसफुल ऐसे नहीं होते जैसा आप हुए। लेकिन चूंकि सर ये बात निकली तो एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ, बड़े दिन से मेरे दिल में दबी हुई थी। मैंने कहा चलिए कभी वैद्यनाथन सर मिलेंगे तो आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बीएससी बुल रन में आपसे मुलाकात हुई, इसके बाद अब पहली बार इंटरव्यू हो रहा है। सर वो आपका एक डिस्क्लोजर में पढ़ रहा था जो आपने एक्सचेंजेस पे भेजा था सितंबर के महीने में। आपने अपने एक टीचर जो सैनी साहब हैं, उन्हें आपने कुछ 1 लाख शेयर गिफ्ट किए थे ग्रेटिट्यूड के तौर पर। किसी एक वक्त वो आपके बड़े काम आए, शायद 300-400 रुपए आपको ट्रेन की टिकट की जरूरत थी जो उन्होंने दिए। जरा उसके बारे में बताएं ताकि हम और हमारे सारे दर्शक थोड़े इंस्पायर हो सके इससे कि अगर किसी का आप एहसान मानते हैं तो किस तरह से आपको उस पर रिएक्शन देना चाहिए। जी सर, बताएं उसके बारे में। नहीं, एक्चुअली मैंने इस बात पे कोई भी पब्लिक कमेंट नहीं की है। बट इतना बता दूं कि जब मुझे जरूरत थी उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे, और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। एंड मैं समझ सकता हूँ सर, आप थोड़े इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, और ये आपके इमोशंस हैं जो उनके प्रति रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और ये हमें सबको सीखने की जरूरत है कि अगर कोई आपके मुसीबत के वक्त काम आए या आपके जो टीचर्स हों उनके लिए किस तरह का रेस्पेक्ट होना चाहिए। वैद्यनाथन सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सर हैं मेरे, जी जी सर। एट दैट टाइम एक विंग कमांडर संपत कुमार भी थे जी। उन्होंने मुझे करीब 1000 रुपए दिए थे। ओके। मैंने उनको भी ढूंढने की कोशिश की। अभी वो पता नहीं कहाँ पे हैं। अगर वो इंटरव्यू पढ़ रहे हो, अगर वो मुझे रीच करें तो मैं उनके नाम पे भी जरूर स्टॉक ट्रांसफर करूंगा। और उस समय कॉलेज का टाइम था, उन्होंने हेल्प किया था। तो मैंने इस सर को तो ढूंढ निकाला, कहीं आगरा में थे, उसके बाद कहीं विलेज में थे। अच्छा। ढूंढ निकाला, कहीं से कांटेक्ट करके, और फिर मैंने उनको फोन किया और थैंक यू बोला, और कुछ नहीं। सर सैल्यूट आपको है कि आप इस तरह की भावना रखते हैं, इस पद पर, इस ओहदे पर इतना काम करने के बावजूद इस चीज के लिए वक्त निकालते हैं और याद रखते हैं कि किसने मेरी किस वक्त मदद की थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम सबको सीखने के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यनाथन सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजे पर और बजट पर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और विश यू ऑल द बेस्ट सर।